मेरा नाम खुशबू है। मेरा रंग रूप ऐसा था कि घर की 4 दीवारों में भी सूरज की किरणों से रंग मैला हो जाता। भगवान की कृपा है कि मुझ पर किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ी थी। जिस समय मैं इंटर कर रही थी, हम शहर में रहते थे। मैं अपना फेस कवर करके ही कॉलेज जाती थी। वैसे तो मेरे घर में किसी बात की पाबंदी नहीं थी, मैं खुद ही अपनी मर्जी से ऐसा करती थी। मेरी दोस्तें भी अक्सर मेरे घर आती जाती रहती थी और मैं भी उनके यहाँ पर चली जाया करती थी। मेरे माता पिता ने मुझे ज़्यादा आज़ादी तो नहीं दी थी, लेकिन मेरे ऊपर ज़्यादा रोक टोक भी नहीं लगाते थे। हमारे यहाँ लड़कियाँ अकेले बाजार नहीं जा सकती थीं। मेरे पिताजी जॉब करते थे और मेरी माँ घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। क्योंकि हम एक छोटे से शहर में रहते थे, इसीलिए हमारे शहर में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं था। इसी वजह से इंटर के बाद मैं अपने घर पर ही बैठ गई। मुझे इस तरीके से घर पर रहने से घुटन महसूस हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन मैंने अपने पिताजी से जिद कर करके प्राइवेट फॉर्म भर दिया और फिर बीए कर लिया। मैं चाहती थी कि मैं आगे और ज़्यादा पढ़ूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा घर बैठने से बेहतर है क्यों ना मैं किसी स्कूल में टीचर की जॉब ही कर लूं। लेकिन इस मामूली जॉब के लिए भी किसी बड़े आदमी की सिफारिश की ज़रूरत थी। मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की तो वो मान गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं चौधरी साहब से बात करता हूँ। वो हमारे इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार थे। यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। वो पॉलिटिक्स में भी थे और यहाँ पर किसी की भी जॉब के लिए उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी था। मेरी माँ ने कुछ समय चौधरी साहब के छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाई थी। इसी वजह से वो हम लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे और हमारी बहुत इज्जत भी करते थे। पिताजी को पता था कि वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और मुझे जॉब मिल जाएगी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार चौधरी साहब के घर पर गई थी। तो मैंने एक चादर से अपना फेस कवर कर रखा था, सिर्फ मेरी आंखें ही दिख रही थी और मैं उनके आलीशान घर को बहुत हैरत से देख रही थी। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। उनका घर बहुत खूबसूरत बना हुआ था। नौकरों की तो उनके घर में रेल पेल थी और वो किसी रोबोट की तरह इधर से उधर जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। लेकिन अजीब बात मुझे ये लगी कि उनके घर में कोई औरत मुझे नज़र नहीं आई। फिर उनके घर की एक नौकरानी ने हमें एक कमरे में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद चौधरी साहब आ गए। उनको देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। उनको देखने से ही पता चलता था कि इलाके में उनका कितना रोब होगा। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। वो कोई ज़्यादा उम्र के आदमी नहीं थे, वो एक सेहतमंद आदमी थे। उनके चेहरे से सुर्खी छलक रही थी। उनके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। जैसे ही वो कमरे में आए, पूरा कमरा खुशबू से महक गया और ये खुशबू उनके अंदर से आ रही थी। ये ऐसा समय था जिसने पहली नज़र में ही मुझे उनका दीवाना बना दिया था। मैंने अपना फेस नहीं खोला। मैं बहुत गौर से उस शहजादे को देख रही थी जिनको सब लोग यहाँ चौधरी साहब कहते थे। उन्होंने सिर्फ एक बार ही नज़र भरकर मुझे देखा था और मेरे पिताजी से नौकरी की सिफारिश ले ली। मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उन्होंने पिताजी से कहा कि आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को ये नौकरी मिल जाएगी। वो हमारे पास 5 मिनट ही बैठे और फिर चले गए। इतने कम समय में ही उनका नौकर हमारे पास चाय की ट्रे लेकर आ गया। उसने वो चाय की ट्रे हमारे आगे रख दी और उस ट्रे में चाय के साथ साथ नमकीन, केक, बिस्किट, काफ़ी हल्की फुल्की चीज़ें भी थी। हमने वहाँ सिर्फ चाय पी और पिताजी ने नौकर से कहा कि हम चलते हैं। वो हमारे साथ घर के गेट तक आया और फिर एक ड्राइवर से कहने लगा कि इन मेहमानों को इनके घर तक पहुँचा दो। जाते समय शायद चौधरी साहब भी हमारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करके गए थे। शायद उनका मेहमान नवाजी करने का यही तरीका था। उस दिन मैं चौधरी साहब से इतनी इम्प्रेस हुई कि मैं बता नहीं सकती थी। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी, उन्होंने मेरी जॉब के लिए हामी भर दी थी। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी ने बताया कि चौधरी साहब ने बुलाया है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उनके घर के पास जो गर्ल्स स्कूल है, चौधरी साहब ने अपनी एक ज़मीन सरकार को दे दी है। इंसानियत के नाते उसमें एक स्कूल बना दिया गया था
वहाँ एक लेडी टीचर की जगह खाली थी। वहाँ उन्होंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। इतनी जल्दी अपनी नौकरी की खुशखबरी सुनकर मैं तो फूली नहीं समा रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि सच में चौधरी साहब की कितनी बात है। लोग उनकी तारीफ ऐसे ही नहीं करते, वो सब लोगों की मदद करते हैं। इसके बाद जॉब मिलते ही मैं स्कूल में पढ़ाने चली गई। हमारे शहर से ये स्कूल 20 किलोमीटर दूर था। एक बस लगी हुई थी जो सुबह को सारी टीचर्स और बच्चों को स्कूल में लेकर जाती और छुट्टी के समय वापस घर छोड़कर जाती थी। मैं भी इसी बस से आती जाती थी और वो बस भी चौधरी साहब ने ही लगवा रखी थी। मेरे पिता एक बहुत शरीफ इंसान थे और वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे, इसीलिए सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो किसी ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। एक दिन जब हमारी सारी टीचर्स रोड पर खड़े होकर अपनी बस का वेट कर रहे थे तो एक हवा का झोंका आया और मेरे चेहरे से नकाब उड़ गया। इत्तेफाक से उसी समय चौधरी साहब भी वहां से निकलकर कहीं जा रहे थे और उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया। अगले ही दिन चौधरी साहब हमारे घर पर आ गए और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने लगे। मेरे पिता को उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इलाके का इतना इज्जतदार और इतना बड़ा आदमी मेरे घर पर मेरी बेटी का हाथ मांगने आएगा। मेरे पिता ने मेरी माँ से इस बारे में मशवरा किया और फिर ये सोचकर हाँ कर दी कि चौधरी साहब से शादी के बाद मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जब मेरी शादी चौधरी साहब से हुई तो मेरे रिश्तेदार और मेरी दोस्त सभी मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। वो कह रही थी कि अब खुशबू हमारी मालकिन होगी। चौधरी साहब ने मुझे सर से पैर तक सोने में पीला कर दिया था। उनकी हवेली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कीमती फर्नीचर के साथ साथ नौकरों की एक बहुत बड़ी फौज थी और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी थीं। जब मैं शहर से गांव गई तो चौधरी साहब की दुल्हन देखने सारे गांव की औरतें इकट्ठी हो गईं। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी और मेरी बहुत तारीफ भी कर रही थी। चौधरी साहब की उन्हीं की उम्र की एक बहन भी थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो उन सब की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से कर रही थी। गांव और शहर की जिंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ औरत अपनी मर्जी से घर के बाहर नहीं जा सकती। किसी से मिलना जुलना और कहीं आना जाना बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ गांव की औरतें तो हमारे घर पर आ सकती थीं, लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकते थे। यहाँ पर औरत घर से बाहर नहीं जा सकती थी। घर से बाहर झांकना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो चौधरी के घर की औरतों की आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी। हर बात पर ही पाबंदी थी। इस घुटन भरे माहौल में मेरा दिल घबराने लगा, लेकिन चौधरी साहब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यहाँ के नौकर भी हर समय मेरे हुक्म के इंतज़ार में रहते थे। मैं जिस भी काम के लिए हुक्म देती वो समय से पहले पूरा कर देते। धीरे धीरे मेरे पति की मोहब्बत मेरे दिल में आने लगी और मैंने उनकी हवेली को एक खूबसूरत स्वर्ग बना दिया। इस स्वर्ग में सिर्फ मेरा हुक्म चलता था। मैं यहाँ की मलिका थी और चौधरी साहब यहाँ के राजा थे। उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत ने मेरे सोए हुए अरमानों को जगा दिया। मैं पूरी तरह उनकी हो चुकी थी। अब मैं उनके बिना और वो मेरे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे। चौधरी साहब मुझे अच्छी अच्छी जगह पर घुमाया फिराया करते थे। वो मुझे दूसरे शहर भी घुमाने लेकर जाया करते थे। मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे, लेकिन इस गांव की पाबंदियां बहुत कड़ी थीं। यहाँ तक कि हमारे घर पर शहर से मेरी कोई दोस्त भी मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। अजनबियों की तरह मैके वाले भी डरे डरे रहते थे। बस थोड़ी देर के लिए ही मुझसे मिलने आते और जब मैं कहती कि मुझे अपने माता पिता से मिलना है तो 6 महीने बाद चौधरी साहब गाड़ी पर पर्दे लगवाकर गाड़ी खुद ड्राइव करके मुझे ले जाते। मैं अपने माता पिता के घर कुछ ही देर बैठती और वापस आ जाती। जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो मुझे मेरे माता पिता के घर सिर्फ एक दिन ही रहने की इजाज़त मिली थी। ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ कोई कैदी हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। इन लोगों को शायद इसी बात का डर था। यहाँ मेरी ज़िंदगी पाबंदियों में ही रह गई थी, लेकिन मैं ये पाबंदियाँ सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करती थी कि चौधरी साहब मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। अगर मुझे उनकी मोहब्बत का एहसास न होता
तो शायद 2-3 दिन में ही मैं इस कैद खाने से फरार हो जाती, क्योंकि एक दिन भी गुजारना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शादी के 3 साल बाद भगवान ने हमें संतान की खुशी दिखाई। हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई और मैं अपने बच्चों की परवरिश में लग गई। कुछ साल बाद जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो चौधरी साहब कुछ अलग अलग से रहने लगे और ज़्यादातर समय अब वो बाहर ही बिताने लगे। मैं ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि अभी बच्चे छोटे थे। मैं हर समय उनमें ही लगी रहती थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं अकेली ही रह गई हूँ और एक नौकर और एक मालिक का रिश्ता हम दोनों के बीच रह गया है। अब वो मुझसे इतनी दूर हो गए थे कि मैं उनकी किसी बात में बोल भी नहीं सकती थी। वो खुद ही अपनी मर्जी के मालिक थे, जबकि मैं मजबूर थी। मैं उनकी इस हरकत को समझ नहीं पा रही थी। मैंने एक नौकर से मिन्नतें की और उसके आगे हाथ जोड़े। तब उसने मेरे बच्चों पर तरस खाकर बता दिया कि चौधरी साहब शहर की एक कम उम्र लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। उसको लेकर बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कोई बात दिल को लग जाए तो फिर चैन कब आता है। एक दिन मैंने चौधरी साहब से पूछ ही लिया कि सुना है आप दूसरी शादी करने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अपनी जगह अपने घर पर हो और अपने बच्चे संभालती रहो। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मर्द घर के बाहर हजारों काम करता है। औरत को इस बात का हक नहीं है कि वो मर्द की बाहर की जिंदगी में दखल अंदाजी करे। अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनकर यहीं इस घर में रहना है तो आज के बाद इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना। ये कहकर वो चले गए और 5 दिन तक घर वापस नहीं लौटे। और अब तो हद ही हो गई थी कि वो अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में छुपकर रोती रहती, लेकिन आखिर कब तक मैं ऐसे घुट घुट कर जीती रहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके कह दिया, चौधरी साहब अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूँ तो मुझे मेरे पिता के घर छोड़ आइए, फिर आप दूसरी शादी कर लेना। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुन ली, मगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि खुशबू तुम आजकल बहुत ज्यादा उदास और परेशान रहती हो। चलो तुम्हें कहीं घुमाकर लेकर आता हूँ। चलो गाड़ी पर शहर का चक्कर लगाकर आते हैं। उन्होंने काफी दिन बाद घर से बाहर ले जाने को कहा तो मैं खुश हो गई। सोचा इस घुटन भरी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए तो छुटकारा मिलेगा। मैंने जल्दी से बच्चों को नहलाया और तैयार कर दिया और फिर खुद भी जल्दी से तैयार हो गई और हम लोग शहर आ गए। जब मेरे पिता के घर के पास आए तो चौधरी साहब कहने लगे कि तुम्हें अपने माता पिता से मिले हुए बहुत दिन हो गए। गाड़ी उन्होंने मेरे घर के दरवाजे पर रोकी और कहने लगे कि तुम जाकर अपने माता पिता से मिल लो, तब तक मैं अपने बच्चों को पार्क में घुमाकर लाता हूँ। मैं उनकी चालाकी नहीं समझ पाई। अपने माता पिता से मिलने की खुशी में मैंने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और अपने घर के अंदर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन चौधरी साहब मुझे वापस लेने के लिए नहीं आए। मेरा सबसे बड़ा बेटा 6 साल का था और दोनों बेटियां उससे छोटी थीं। मैं अपने बच्चों की याद में बहुत ज़्यादा तड़पने लगी और रो रो कर मैंने अपना बुरा हाल कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मेरे माता पिता मुझे तसल्ली देते हुए मुझसे कहते कि अभी बच्चे छोटे हैं, वो उन्हें लेकर कहाँ जाएगा। तुम देखना एक दिन वो खुद आकर तुम्हें ज़रूर लेकर जाएगा। तुम सब्र करो। लेकिन कोई माँ अपने बच्चों के लिए कैसे सब्र कर सकती है? वो एक पल भी अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकती है? खैर एक दिन जब मेरे पिताजी गांव गए तो पता चला कि चौधरी साहब अपनी दूसरी शादी कर रहे हैं। मेरे पिताजी समझ गए थे कि उन्होंने मुझे घर से किस वजह से निकाला था, ताकि इसके रोने धोने से उनके रंग में भंग न पड़ जाए। मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और मुझे बता दिया कि चौधरी साहब तुमसे छुपकर दूसरी शादी कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे उसकी बहन के पास हैं। जब उसका अपनी नई शादी से दिल भर जाएगा फिर वो तुम्हें आकर खुद ही ले जाएगा। अगर तुम चुप रहोगी तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और अगर तुमने उसको रोकने की कोशिश की तो वो जो चाहे फैसला करेगा। मैंने भी अपने दिल में ठान ली थी कि मैं खामोश नहीं रहूंगी।
अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं इस गांव की घुटन भरी जिंदगी को उसकी मोहब्बत की वजह से ही बर्दाश्त कर रही थी। मगर अब जब हम दोनों के बीच में मोहब्बत ही नहीं रही तो वहां रहने का क्या फ़ायदा। 2 महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे। फिर एक दिन चौधरी साहब हमारे घर पर आए, लेकिन वो अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आए थे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? तो वो कहने लगे कि तुम बच्चों के पास चल रही हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम मेरे दूसरे घर में मेरी दीदी के साथ रह लेना, क्योंकि आपकी हवेली में मेरी सौतन का सामान सज गया है। हाँ, समझ लो ऐसा ही है। ये मेरी बेइज्जती थी। एक तो मैं उनकी बीवी बनकर उनकी इज्जत का ख्याल करती थी और उस घुटन भरी माहौल में जी रही थी, और उनके 3 बच्चों की माँ थी। मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि जो मेरा घर है मैं वहीं रहूंगी जहां मैं पहले रहती थी, और बच्चे भी मेरे साथ वहीं पर रहेंगे, वरना। उन्होंने मुझसे पूछा, वरना तुम क्या करोगी? मैंने भी कह दिया, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बस मेरे बच्चे आप मुझे यहाँ दे जाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार और सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा न हो कहीं तुम अपनी जिद की वजह से हम सबसे दूर हो जाओ। मैंने उनसे कहा कि दूर तो मैं हो चुकी हूँ, अब और कितनी दूर हो सकती हूँ। उन्होंने भी मुझसे कहा ठीक है। उन्होंने एक बार भी मुझे मनाने की या समझाने की कोशिश नहीं की और वो चले गए। फिर वो कभी दोबारा नहीं आए। मैं अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती, रोती रहती, लेकिन उधर से कोई भी खबर नहीं आती। बिल्कुल खामोश थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती। जब मेरे पिता ने मुझे इतना परेशान देखा तो मेरे चाचा से मशवरा किया, जो शहर में रहते थे, वो वकील थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील करते हैं ताकि वो बच्चों की माँ को उनसे दूर न रख सके। इतने छोटे बच्चे तो कानूनन माँ से दूर नहीं रखे जा सकते। पिताजी चाचा के कहने में आ गए और कोर्ट से बच्चों की कस्टडी का केस कर दिया। जब चौधरी साहब के पास नोटिस भेजा तो उन्होंने बदले में मुझे तलाक के पेपर भिजवा दिए। जल्दबाजी की वजह से मेरे सारे रिश्ते टूट चुके थे। अब मैं हाथ मलती रह गई। मैं सोच रही थी कि काश मैं ये कदम न उठाती तो चौधरी साहब किसी दिन जरूर मुझे लेने आ जाते। जब नई शादी का बुखार उनसे उतर जाता तो उन्हें मेरी अहमियत का पता चल जाता, और उनकी नज़रों में तो मेरी अहमियत और ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उनके 3 बच्चों की माँ थी। मगर मैंने जल्दबाजी में सब कुछ गवा दिया था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में ही पाया जाता है। आम जिंदगी में औरत को कब इतनी आसानी से अपना हक मिलता है। जब मुझे बच्चों की जुदाई में रहकर दौरे पड़ने लगे तो चाचू ने अदालत में चौधरी साहब पर बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाने का केस फाइल कर दिया। अभी केस चल ही रहा था कि एक दिन भगवान की मर्जी से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। अब हमारा कोई सहारा भी नहीं रहा था, और केस हारने की सबसे बड़ी वजह यही बनी मेरा बेटा राहुल, जो अभी 7 साल का हो गया था, और मेरी सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं। उसकी भोली भाली सूरत मेरी खुशियों की वजह थी। मैं उसे कैसे भूल जाती। उस दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी जब अदालत ने फैसला किया कि चौधरी साहब अपने बेटे राहुल को रखने का ज्यादा हकदार है। फैसले में ये वजह बताई गई कि राहुल की मां की जिम्मेदारी उठाने वाले उसके बाप का देहांत हो चुका है और उसके घर में कोई दूसरा आदमी कमाने वाला नहीं है। उसकी मां की भी डिवोर्स हो चुकी है और वो कोई नौकरी भी नहीं करती, जबकि बच्चों का बाप एक खुशहाल जमींदार और इज्जतदार और अमीर आदमी है। समाज में उसकी बहुत इज्जत है। वो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी हैसियत की वजह से उसको पढ़ाई लिखाई भी अच्छी जगह करवा सकता है। तो बाप के पास बेटे का फ्यूचर अच्छा रहेगा, और इनकी माँ बच्चों को गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। अगर बच्चियां चाहें तो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रह सकती है। इस समय में उनका बाप को उनका खर्चा देना पड़ेगा। मुझे अपने बेटे राहुल की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। मैंने अपने चाचा से कहा कि जब तक राहुल मेरे पास नहीं आएगा मैं बच्चियों को नहीं लूंगी। आप कुछ करें, मुझे राहुल चाहिए। अभी फैसले की सिर्फ कॉपी ही मिली थी और जज साहब ने अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाया था। एक दिन चौधरी साहब की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी और वो गाड़ी में बैठे रहे, जबकि उनकी एक नौकरानी मेरी दोनों बेटियों को घर के अंदर लेकर आई और अब कहने लगी कि मालकिन, आपकी बच्चियों को मैं आपको देने आई हूँ। मैंने पूछा, चौधरी साहब कहाँ हैं?
तो वो कहने लगी कि वो गाड़ी में बैठे हैं। और राहुल, मेरे इस सवाल का उस नौकरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं रोने लगी और उसके कंधे हिलाकर बोली कि बताओ वो कहाँ है, उसे क्यों नहीं लेकर आई, जबकि अदालत के फैसले के अनुसार वो मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने ला सकता है। मुझे रोता हुआ देखकर वो नौकरानी भी रोने लगी। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। चौधरी साहब का और उनकी बहन का उनकी जायदाद को लेकर झगड़ा हो रहा था। बहन अपने हिस्से की आधी विरासत अपने छोटे भाई के नाम लिखवाना चाहती थी, लेकिन चौधरी साहब ये बंटवारा नहीं करना चाहते थे। इसी झगड़े की वजह से वो बच्चों को उनकी बुआ के घर से लेकर आ गए थे और सौतेली माँ के पास रख दिया, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उनका ख्याल नहीं रखा। एक दिन राहुल को बहुत ज्यादा बुखार था और छोटी मैडम ने उन्हें बुखार में नहला दिया। कहने लगी कि बुखार में नहाने से बुखार उतर जाता है, लेकिन उस बुखार को क्या उतरना था, वो और ज्यादा तेज हो गया। सर्दी से उस मासूम को नमूनिया हो गया। ये कहकर वो रोने लगी और मैं बेहोश होकर गिर गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी माँ ने उस नौकरानी को बाहर गाड़ी तक पहुंचाया। चौधरी साहब दोनों बेटियों को हमारे पास छोड़कर चले गए थे। उसके बाद वो हमारे दरवाजे पर कभी नहीं आए, लेकिन उनकी बहन हर महीने जरूर हमारे घर पर आती थी हमसे मिलने के लिए। उन्हें मेरी बच्चियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उन्हीं की बहन से मुझे पता चला कि चौधरी साहब की दूसरी पत्नी के तौर तरीके अच्छे नहीं थे। वो खानदानी पत्नियों की तरह नहीं थी। उसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं था। वो हमारे घर के रीति रिवाज को नहीं मानती थी। मेरे बच्चों के साथ उसका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। चौधरी साहब उससे बहुत ज्यादा नाराज रहने लगे और जब राहुल का देहांत हो गया तो उन्होंने उसी को इसका जिम्मेदार ठहराया और दूसरी पत्नी को तलाक दे दी। उन्हें पछतावा होता था कि उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें घर से निकाला और बच्चों को तुमसे दूर कर दिया, शायद ये सब उसी वजह से हुआ है। मैं बदनसीब अपने भगवान से पूछती थी कि आखिर मेरा क्या कसूर था कि मैं अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख सकी। इस सब के 1 साल बाद ही चौधरी साहब ने तीसरी शादी कर ली। ये औरत उन्हीं के खानदान की थी। उनकी किसी रिश्तेदार की कोई रिश्तेदार थी। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। कहते थे कि चौधरी साहब की तीसरी पत्नी असल में वो औरत है जो उसके लिए बनी है। इस औरत के मुंह में तो जबान भी नहीं थी। उसका दिल बहुत ही अच्छा है और वो सबसे बहुत अच्छे से मिलती जुलती है। भगवान ऐसी पत्नी हर जरूरतमंद आदमी को दे। बच्चियां 12 साल की उम्र तक मेरे पास ही रहीं। फिर चौधरी साहब उनको ले गए, क्योंकि वो कानूनन बस इतनी उम्र तक ही मेरे साथ रह सकती थी। मैंने भी कोई जिद नहीं की। मेरी माँ ने भी मुझे समझा दिया था कि बेटियां बाप के पास ही सही रहती हैं। जमाना खराब है। जवान बच्चियों को पढ़ाना लिखाना और शादियां करना ही एक तलाकशुदा औरत के बस की बात नहीं है। और हमारे घर पर तो कोई मर्द भी कमाने वाला नहीं है, तो अच्छे घरानों में उनकी शादियां कैसे कर पाओगी? अगर इनको अपनी माँ से मोहब्बत होगी तो शादी के बाद ये जरूर तुमसे मिलने आएंगी। मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था। चौधरी साहब के घर पर उनकी पढ़ाई का इंतजाम हुआ और उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छे भले खानदान में उनकी शादियां कर दी। वो आज अपने घरों में अपने पतियों के साथ बहुत ज्यादा खुश थीं। आज उनके पास बच्चे भी हैं। उनके पतियों की भी समाज में इज्जत है और एक बहुत बड़ा मकाम है। वो कभी कभी मुझसे मिलने आती हैं और मुझे भी अपने घर पर लेकर जाती हैं। मेरी बच्चियों को उनके बाप के पास चले जाने के बाद मेरे चाचा मुझे और माँ को अपने घर ले गए थे। उन्होंने मेरी दूसरी शादी के कई जतन किए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि दूसरी शादी करके मैं अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहती थी। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो मेरी बेटियां मुझसे रिश्ता खत्म कर देती। वो मुझसे मिलने को तड़पती रहती और उनके पति उन्हें मुझसे मिलने नहीं देते और ना ही मुझे उनके घर जाने की इजाजत होती। मैंने अपनी बेटियों से रिश्ता रखने की खातिर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी और मुझे इस कुर्बानी पर कोई दुख नहीं था। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी बेटियों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो मुझे अपने घर ले गईं। मेरी दोनों बेटियों के पति भी बहुत अच्छे थे और मेरी बहुत इज्जत करते थे। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। ये देवरानी और जेठानी के रिश्ते में बनी हुई थी। उनके ससुराल वाले भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। उनके ससुर भी मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। मुझे अपनी बेटियों के पास आए हुए कुछ ही दिन हुए थे
और उनके घर के माहौल में मैं बहुत अच्छे से ढल चुकी थी। मेरे दोनों दामाद बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया और हम सब उनके ही घर में एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। मेरी बेटियों ने और मेरे दामाद ने मुझे सहारा दिया। जिंदगी के इस आखिरी मोड़ पर वो लोग मेरे साथ खड़े थे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने हैं और वो बहुत खुश हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सब्र किया। भगवान ने मुझे उसका फल भी इसी तरह दिया। चौधरी साहब का घर यहाँ से कुछ ही दूर पर था, मगर वो बहुत कम ही बेटियों से मिलने आते थे। जब कभी वो अपनी बेटियों से मिलने आते तो बेटियों से मिलकर चले जाते और मैं भी अपने कमरे में चली जाती। मैं कभी भी उनके सामने नहीं आती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा और उनका आमना सामना हो। उम्र के इस आखिरी हिस्से में भगवान ने मुझे इतनी ज्यादा खुशियां दे दी थी। इसी वजह से मैं हर समय भगवान के आगे हाथ जोड़ती रहती और उसका शुक्रिया अदा करती रहती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।